बचने के लिए संविधान के तीसरे हिस्से में, संविधान के तीसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार उल्लिखित होते हैं। नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार, कुछ मूलभूत अधिकार उल्लिखित होते हैं। सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, सरकार इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। सरकार इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, अतिक्रमण नहीं कर सकती। ये कैसे अधिकार हैं? ये कैसे अधिकार हैं जिनका सरकार अतिक्रमण नहीं कर सकती? क्या है अधिकार? अंतरात्मा की आवाज पर कार्य करने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अंतरात्मा की आवाज पर कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता इत्यादि। तो मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार हमारे संविधान के तीसरे हिस्से में कुछ मूलभूत अधिकार दिए होते हैं, कोई भी सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह लिखेंगे, निष्कर्ष के रूप में कि संविधान में ही सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण किया गया है, संविधान में ही सरकार की शक्तियों को रोका गया है, संविधान में ही सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया है, संविधान में ही सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस चीज को मैं लिखूंगा अलग अलग शब्दों में कि संविधान में ही सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, रोका जाता है, अंकुश लगाया जाता है, मर्यादित किया जाता है इत्यादि। अर्थात हम अभी तक इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार संविधान के एक हिस्से में कुछ बुनियादी नियम थे जिससे समूह के सदस्य न्यूनतम समन्वय के साथ रहें। संविधान के दूसरे हिस्से में समूह की तरफ से कौन निर्णय ले, सरकार का गठन कैसे हो, इसकी व्यवस्था थी। संविधान के तीसरे हिस्से में सरकार की शक्ति को रोका गया है, सरकार की शक्ति को मर्यादित किया गया है, सरकार की शक्ति को प्रतिबंधित किया गया है। सोचिए थोड़ी सी कुछ और भी बातें कि जिस समाज में गरीबी हो, असमानता हो, पर्यावरण का हाल बुरा हो, लोगों को आवास न मिल रहा हो, शिक्षा न हो, बुनियादी जरूरतें पूरी न होती हों, गरीब हों, अनाथ बच्चे हों,
उस देश में, उस देश की सरकार, उस देश के संविधान में यदि सरकार की शक्ति को रोक दिया जाए, सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, सरकार की शक्ति पर अंकुश लगा दिया जाए, तो जनता की भलाई होगी कैसे? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संविधानों में सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध ही रहता है। संविधानों में सरकार की शक्ति को प्रोत्साहित भी किया जाता है ताकि वह गरीबी से लड़े, वह जनता की भलाई करे। इसे हम दूसरे शब्दों में देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जनता की आकांक्षा है, जनता के लक्ष्य हैं, उन्हें पूर्ति करने के लिए संविधान में सरकार की शक्ति को प्रोत्साहित भी किया जाता है। हमें पता है कि किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव था, उसे मिटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने सरकार को यह शक्ति दी कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान के चौथे हिस्से में सरकार की शक्तियों को प्रोत्साहित भी किया गया है। संविधान के चौथे हिस्से में जो है सरकार की शक्तियों को प्रोत्साहित भी किया गया है। तो इसमें हम जो है कीवर्ड के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा चौथा पॉइंट रहेगा कि किस प्रकार जिस समाज में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, उस समाज में, वहां के संविधान में अगर सरकार की शक्ति को बस रोका जाए तो उन असमानताओं से लड़ा कैसे जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि संविधान के एक हिस्से में सरकार की क्षमता को बढ़ाया जाता है, सरकार की शक्ति को बढ़ाया जाता है, सरकार के सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है ताकि वह गरीबी और असमानता के विभिन्न रूपों से निपट सके, जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। तो इस चीज को अब कीवर्ड के रूप में जो है हम लिखने का प्रयास करेंगे कि जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हैं, जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, गरीबी हो, जातिवाद हो, नस्लीय भेदभाव हो, जो है सार्वजनिक शिक्षा का अभाव हो, बुनियादी जरूरतों का अभाव हो, सार्वजनिक शिक्षा 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 का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा, वरन सरकार की शक्ति को सामर्थ्य देना पड़ेगा, उसे क्षमता देना पड़ेगा ताकि वह इन समस्याओं से निपट सके। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, उसे प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसे संवर्धित करना पड़ेगा,
उसे संवर्धित करना पड़ेगा, उसे क्षमतावान बनाना पड़ेगा, क्षमतावान बनाना पड़ेगा, ताकि वह इन प्रकार की असमानताओं से जो है निपट सके। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान के एक हिस्से में सरकार को क्षमता प्रदान किया जाता है, संविधान सरकार को क्षमता प्रदान करती है ताकि वह समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा कर सके। तो इससे हम क्या देखते हैं कि संविधान के एक हिस्से में, संविधान के एक हिस्से में सरकार को क्षमता प्रदान की जाती है, सरकार को क्षमता प्रदान की जाती है, सरकार को क्षमता प्रदान की जाती है ताकि समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके, ताकि समाज की आकांक्षाओं लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में उचित परिस्थितियों का निर्माण हो सके, और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में उचित परिस्थितियों का निर्माण हो सके, उचित परिस्थितियों का निर्माण हो सके। देखिए, बस मैं इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार संविधान में सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध ही नहीं है, बल्कि सरकार की शक्तियों को प्रोत्साहित किया गया है, सरकार की शक्तियों को संवर्धित किया गया है, सरकार की शक्तियों को बढ़ाया गया है ताकि वह समाज में मौजूद गरीबी, असमानता, न जाने कितनी कितनी प्रकार की समस्याओं से सरकार निपट सके, वह जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण देने का प्रयास करूंगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने वहां की सरकार को इस योग्य बनाया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने वहां की सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके, वहां के लोगों को पर्याप्त आवास दे सके, वहां के लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य दे सके, वहां क्या पर्यावरण को संवर्धित कर सके। वहां की संविधान ने सरकार को यह सत्ता दी है। तो इसमें कुछ जो है कीवर्ड के रूप में हम देखेंगे क्या, कि किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने सरकार को क्या क्या शक्ति दी है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके, वह पर्याप्त आवास दे, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा दे, पर्यावरण को सुधारे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने सरकार को शक्ति दी है, सरकार को शक्ति दी है। शक्ति क्या दी है कि नस्लीय भेदभाव को मिटाए, नस्लीय भेदभाव को मिटाए, नस्लीय भेदभाव को मिटाए, पर्याप्त आवास दे, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा दे लोगों को, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा दे, पर्यावरण को सुधारे। बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार संविधानों में सरकार की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास भी होता है।
इसी प्रकार इंडोनेशिया के संविधान ने इंडोनेशिया की सरकार को यह शक्ति दी है कि वह सार्वजनिक शिक्षा को आगे बढ़ाए, वह गरीबों और अनाथों की सेवा करे। तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार इंडोनेशिया की सरकार, इंडोनेशिया के संविधान ने वहां की सरकार को यह शक्ति दी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा चलाए, राष्ट्रीय शिक्षा चलाए, गरीबों अनाथों की भला करे। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि किस प्रकार संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी कि भारत का समाज जातिगत भेदभाव से मुक्त हो, यहाँ के लोगों को भौतिक जरूरतें मिले, शिक्षा मिले, वह सभी कुछ मिले जिससे यहाँ के लोग गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सकें। इसके लिए संविधान में सरकार को कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। फिर से भारत के संबंध में भारत के जो संविधान सभा के जो निर्माता थे, उनकी यह इच्छा थी कि भारत का समाज जातिगत भेदभाव से मुक्त हो, यहाँ के लोगों को भौतिक जरूरतें मिले, शिक्षा मिले, हर बुनियादी चीज मिले जिससे लोग गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सकें। इसके लिए संविधान में सरकार को प्रोत्साहित किया गया है ताकि सरकार कुछ सकारात्मक, कुछ लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। तो इसमें जो है, इसके ही संदर्भ में हम भारत के संदर्भ में अब कुछ उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी कि भारत का समाज जो है वह जातिगत भेदभाव से मुक्त हो, भारत का समाज वह जातिगत भेदभाव से मुक्त हो, भारत का समाज जातिगत भेदभाव से मुक्त हो, भारत के समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, बुनियादी जरूरत मिले, ताकि वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सके। तो भारत के संबंध में हमने क्या देखा कि संविधान निर्माताओं की क्या इच्छा थी कि भारत का समाज जातिगत भेदभाव से मुक्त हो, भारत का समाज जातिगत भेदभाव से मुक्त हो, जातिगत भेदभाव से मुक्त हो, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिले, बुनियादी जरूरतें मिले, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें शिक्षा सहित वह सब कुछ मिले जिससे वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सके। वह सब कुछ मिले, वह सब कुछ मिले जिससे वह सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सके, इसके लिए संविधान में सरकार को कुछ शक्तियां दी गई हैं। इसके लिए संविधान में सरकार को प्रोत्साहित किया गया है, सरकार को प्रोत्साहित किया गया है ताकि
वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कार्य कर सके, ताकि 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 वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कार्य कर सके। देखिए, हम अभी तक बस इतने ही स्थिति में पहुंचे हैं कि किस प्रकार संविधान का एक हिस्सा बुनियादी नियमों का संग्रह था, जिससे समूह के सदस्य न्यूनतम समन्वय के साथ रहें। संविधान के एक हिस्से में सरकार का गठन कैसे हो, समूह की तरफ से निर्णय कौन ले, इसकी व्यवस्था थी। एक हिस्से में नागरिकों के कुछ मूलभूत ऐसे अधिकार दिए गए थे जिसका सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती, अर्थात सरकार की शक्ति को रोका गया था, प्रतिबंधित किया गया था, उस पर अंकुश लगाया गया था, उसे मर्यादित किया गया था, उस पर सीमाएं बांधी गई थी। और अंतिम में हमने यह देख लिया कि किस प्रकार संविधान में ही सरकार की शक्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सरकार की शक्ति को संवर्धित किया जा रहा है, सरकार की शक्ति को क्षमता प्रदान किया जा रहा है, ताकि वह गरीबी, नाना प्रकार की असमानताएं, जो भी सदियों से हमारे समाज की बुराइयां हैं, उसे दूर करने में सरकार सकारात्मक कार्य करे। तो संविधान में हमने अभी तक यह देखा है कि किस प्रकार इन 4 अवस्थाओं से हमारा संविधान गुजरा। लेकिन हमारे संविधान में कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे हमारा संविधान या किसी भी देश का संविधान उस समाज को एक बुनियादी पहचान देता है, उस समाज को एक मूलभूत राजनीतिक पहचान भी देता है। उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, तो लगभग देशों में नागरिकों के मूल अधिकारों को दिया गया है, लगभग देशों में लोकतांत्रिक शासन है। तो क्या कहने का मतलब यह है कि सभी देशों की शासन परंपरा एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। अगर दुनिया में 200 से अधिक देश हैं तो 200 प्रकार की शासन व्यवस्था है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक देश में लोगों के मूल अधिकारों को स्वीकार किया गया है, लोकतांत्रिक शासन किसी न किसी रूप में है। लेकिन अगर 200 से अधिक देश हैं तो 200 से अधिक प्रकार की शासन व्यवस्था है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत ब्रिटेन के संसद से, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रभावित है और उसे ही वो अपनाया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की शासन परंपरा ब्रिटेन की शासन परंपरा से कुछ भिन्न है। वहां आज भी राजा रानी की व्यवस्था है, यहां पर चुने हुए राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि हम ब्रिटेन से ही प्रभावित हैं, उसके बावजूद हमारी व्यवस्था बदल गई। ब्रिटेन से ही कनाडा का भी संविधान प्रभावित है, लेकिन कनाडा का संविधान कुछ अलग तरीके की व्यवस्था करता है। तो बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की बुनियादी पहचान बनती है, क्योंकि प्रत्येक देश में अलग अलग जो है शासन परंपरा है। इससे जो है उस देश की एक अलग राजनीतिक पहचान बन जाती है। तो इसे हम कीवर्ड में लिखने का प्रयास करेंगे। ये शायद 5वां पॉइंट है कि अगर इसे हम क्रम से देखें कि किस प्रकार संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि संविधान के माध्यम से कोई समाज एक सामूहिक इकाई के रूप में उभरता है, कोई
समाज सामूहिक इकाई के रूप में उभरता है, सामूहिक इकाई के रूप में उभरता है। वो कैसे कि सबकी शासन प्रणालियों में भिन्नता है, शासन प्रणालियों में भिन्नता की वजह से, शासन प्रणालियों में भिन्नता की वजह से, शासन प्रणालियों में भिन्नता की वजह से। तो इससे क्या होता है कि प्रत्येक समाज की अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनती है। प्रत्येक समाज की मूलभूत राजनीतिक पहचान बनती है, मूलभूत राजनीतिक पहचान बनती है। तो हम इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि किस प्रकार संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की बुनियादी पहचान बनती है। वो कैसे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार अगर दुनिया में 200 से अधिक प्रकार के देश हैं तो सब देशों में जो है लोकतंत्र है, नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रणाली में भिन्नता है। इस भिन्नता की वजह से ही प्रत्येक देश की अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनती है। इसी तरह संवैधानिक नियम एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें सभी लोग व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों एवं स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। इसी तरह संवैधानिक नियम एक ऐसा विशाल ढांचा भी लोगों के लिए प्रदान करते हैं जिसमें लोग अपनी आकांक्षाओं, लक्ष्यों, स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ संविधान आधिकारिक रूप से कुछ बंधन भी लगा देता है कि किसी व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान समाज को नैतिक पहचान भी देता है। इसे मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में बोलने का प्रयास करूं कि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे संविधान के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता मिली है। जैसे अगर हम देखें अनुच्छेद 19 है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात किसी को भाषण देने की स्वतंत्रता है, लेकिन साथ ही साथ इस पर यह मर्यादा भी लगाया गया है कि आप कुछ ऐसा नहीं भाषण देंगे जिससे भारत का संबंध किसी दूसरे देश से खराब हो जाए या भारत में अपराध उद्दीपन को बढ़ावा मिले या भारत की अखंडता जो है उससे प्रभावित होने लगी। आपको जो है ऐसा भाषण देने का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक नियम से जो है हमें वह एक हमारी एक नैतिक पहचान भी बनती है संविधान के माध्यम से। इसमें हम कीवर्ड के रूप में लिखेंगे कि किस प्रकार संवैधानिक नियम एक ऐसा विशाल ढांचा उपलब्ध कराते हैं, एक विशाल ढांचा उपलब्ध कराते हैं, एक विशाल ढांचा उपलब्ध कराते हैं जिसमें लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं, आकांक्षाओं, लक्ष्यों का उपभोग करते हैं, जिसमें सभी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों, स्वतंत्रताओं का उपभोग करते
हैं, साथ ही साथ संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह भी तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है क्या नहीं। साथ ही साथ संविधान संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है क्या नहीं। इसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा चुका हूं कि किस प्रकार अनुच्छेद 19 में भाषण की स्वतंत्रता है, लोगों को भाषण देने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भाषण नहीं देंगे जिससे भारत का विदेशों से संबंध खराब हो जाए या भारत की क्षेत्रीय अखंडता जो है चूर चूर होने लगे या अपराध उद्दीपन को बढ़ावा मिले या भाईचारे में जो है संकट आ जाए। या आप जो है कोई ऐसा भाषण नहीं देंगे जिससे न्यायपालिका की गरिमा गिरे। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब से संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। अर्थात संविधान नैतिक पहचान भी देता है। देखिए, हम अभी तक 6 पॉइंट के माध्यम से कमोबेश हमने ये जान लिया कि 6 तरीके से जो है संविधान हमारी मदद करता है, समाज की मदद करता है, समाज को सामूहिक रूप से बांधने का प्रयास करता है। इस 6 पॉइंट के माध्यम से हम इतना देख लिए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई संविधान सफल कैसे हो, सबसे बड़ी समस्या अब यह है। मैं अगर इसे दूसरे शब्दों में बताने का प्रयास करूं कि सोचिए, अगर कोई अलोकप्रिय नेता, कोई सैनिक तानाशाह अगर संविधान बनाया है तो क्या वह संविधान चल